Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. इंडियन नेशनल कांग्रेस में पॉलिटिकल रिफ्ट। अमेरिका की सियासत में डेमोक्रेट्स नेशनल कन्वेंशन के बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन और इसके साथ साथ आज के बिलातकल्लुफ़ तजिया में बातचीत होगी कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी की न्यू लीडरशिप के हवाले से और इमरान खान की नई ट्वीट्स जो फैटफ के हवाले से उन्होंने दी। और हमारी गुफ्तगू में आज शामिल होगी बात पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में होने वाले प्रोटेस्ट और राइट्स के हवाले से। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सियासी उथल पुथल हो रही है। ये ख़बर भारत के तमाम मीडिया पर इस वक्त शायद सुर्खियों का हिस्सा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि वो स्टेप डाउन करना चाहती हैं, मगर वो नहीं हो रही इसलिए कि उनको होने नहीं दिया जा रहा। ये बात बहुत सालों से महीनों से हम सुन रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मसला है, उनका मामला है। वो जानते हैं कि किस तरह अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि इस सूरत हाल में जो हम कनाडा में बैठकर तजिया करते हैं और देखते हैं, जब तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का इंडियन नेशनल कांग्रेस पर एक तरह से गलबा है, तब तक ये पार्टी नीचे ही चली जा रही है। लेकिन बहुत सारे धड़े हैं इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, और ये बात बहुत हमें मुश्किल यहाँ पर बैठकर अमेरिका कनाडा में समझ आती है कि आफ्टर ऑल इसमें क्या दिक्कत है कि वो स्टेप डाउन नहीं हो रही या उनको नहीं होने दिया जा रहा। ये जो फैमिली लेगेसी की पॉलिटिक्स है, इसका फ़ायदा आफ्टर ऑल कब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को और इंडिया की डेमोक्रेसी को होगा। बहरहाल ये बातें वही बेहतर जानती हैं और उनकी पार्टी के लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर ANI की कर्टसी के साथ कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस में उथल पुथल हो रही है। In the light of the above deliberations and conclusions, the CWC unanimously requests Srimati Sonia Gandhi to continue to lead the Indian National Congress until such time as circumstances will permit an AICC session to be convened. पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने हस्बे मामूल अपनी ट्वीट्स में कौम को खुशखबरी दी कि उनकी सरकार बहुत आगे जा रही है, और उनका ये भी कहना था कि जो फैटफ का मामला है उस सिलसिला में अपोजिशन जो है आज की और जो उनसे पहले की सरकारें थीं, वो अपना किरदार क्या अदा कर रही हैं। उनके ख़्याल में उनका बहुत नेगेटिव किरदार है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से इमरान खान की एक ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। अपनी ट्वीट में इमरान खान का कहना है, माशाअल्लाह पाकिस्तान's economy is on the right track. After current account balance posted deficit of $613 million in July 2019 and a deficit of $100 million in June 2020, in July 2020 current account balance swung upwards to a surplus of $424 million. नंबर दिखाने की हद तक तो ठीक हैं, अच्छे लगते हैं, मगर पाकिस्तान को चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े दरपेश हैं। इकोनॉमिक फील्ड में जो सबसे बड़ा उनका चैलेंज है, वो ख़ुद पाकिस्तान का मीडिया कहता है। मैं उसी को कोट करते हुए बताता हूँ कि पाकिस्तान पब्लिक डेट सोर्स टू
36.3 ट्रिलियन रुपीस, बहुत बड़ा डेफिसिट है। ये डेफिसिट ऑफ कोर्स इमरान खान के ज़माने का नहीं है, लेकिन इमरान खान के ज़माने का, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत के ज़माने का कितना है वो भी पाकिस्तान का मीडिया बताता है। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट एडेड रुपीज़ 11.35 trillion in the public debt during the first 2 years in power, which was more than the total debt the previous government had taken in its 5-year term. In a briefing to media, the spokesman of Ministry of Finance said on last Thursday that total public debt as of June 30th, 2020 increased to rupees 36.3 trillion or 87% of the gross domestic production. अब कोट है, there was an addition of rupees 11.35 trillion or 45% in the total public debt in the past 2 years, said Mohsen Chandana, spokesman of the Ministry of Finance. When the Pakistan Muslim League Nawaz government left the power, the total public debt was 24.95 trillion or equal to 72.5% of GDP. In just 2 years, it has surged to 87% of GDP, which is unsustainable and carries huge risks for the economy and country's foreign policy. ये पाकिस्तान का मीडिया फैक्ट्स के साथ नंबर्स पेश कर रहा है। हमारे लफ्ज़ बाज़-औक़ात इधर उधर हो जाते हैं, मगर नंबर्स जो होते हैं ना वो इधर उधर नहीं होते। इमरान खान खुशखबरी तो सुना रहे हैं कि माशाअल्लाह से वो अपनी इंग्लिश ट्वीट शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अब सरप्लस में आई हुई है $424 मिलियन, और उधर से इनकी अपनी पॉलिटिकल जमात ने 11.35 ट्रिलियन रुपीस, अब 11.35 ट्रिलियन रुपीस को आप US अमेरिकन डॉलर में डिवाइड करके देख लीजिए, वो जो भी आज का रेट है कितने बिलियन डॉलर्स बनता है, बिलियंस डॉलर बनता है। जस्ट 2 इयर्स में जो डेफिसिट इन्होंने किया, इनके जो दावे हैं, इनकी जो ट्वीट है इसके सामने, ये जो नंबर है, इवन जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लास्ट गवर्नमेंट है उससे अगर कंपेयर करें तो ख़ुद पाकिस्तान का मीडिया, ख़ुद पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि कितने हायर है नंबर डेफिसिट के टर्म्स में। ये तो है ग्राउंड रियलिटी। पाकिस्तान का मीडिया ये भी रिपोर्ट करता है कि ये जो डेफिसिट इतना खौफनाक लेवल पे जा रहा है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ को भी बहुत ख़तरा है और इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को भी ख़तरा है। तो फॉरेन पॉलिसी को ख़तरा क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में है और अभी हाल ही में उन्होंने इवन दाऊद इब्राहिम के बारे में भी कन्फेस कर लिया, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी, उन पर भी सैंक्शंस लगा के कि वो भी पाकिस्तान में हैं। क्या एक तरह से फैटफ की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए उन्होंने ऐसा किया, या अब उनको करना ही पड़ेगा? क्या वाकई ही वो हाफिज़ सईद, दाऊद इब्राहिम और इन जैसी जो शख्सियात हैं कोट अनकोट, जिन पर यूएनओ ने भी, अमेरिका ने भी बाउंटीज़ रखी हुई हैं, लगता नहीं कि इस तरह के हालात में या इस तरह के माइंडसेट में पाकिस्तान की सरकार अमली तौर पर कोई मदद करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों और सालों में पता चलेगा कि पाकिस्तान का माइंडसेट टूवर्ड्स प्रॉक्सी टेररिज्म किस तरफ जाता है और कैसे वो फैटफ जैसे इदारों को डील करते हैं। क्या उनको आई वॉश की सूरत में डील किया जाएगा या वाकई ही इस पर अमल होगा? उधर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पर ददियाल में, जब से एक शख्स ने
پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر کے شہر ددھیال میں پاکستانی پرچم کو نیچے اتار پھینکا تھا اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ساتھ ہی بیٹھا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ آیا ہوں. تو کوئی بات نہیں, وطن کے لیے اگر میری ایک چھوٹی سی بہن چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, اگر ہزاروں جانے بھی میرے پاس ہوں تو وطن کے لیے تھوڑی ہیں. ہزاروں لوگ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں نکل آئے ہیں پروٹیسٹ کے لیے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے وہ کشمیریوں کے لیے کسی طور بھی آزاد نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی سیاست کی. امریکہ کی سیاست بہت ہی گرما گرم ہے. پچھلے ہفتے ڈیموکریٹس نیشنل کنونشن ہوا اور اس کنونشن میں بہت سارے الزامات صدر ٹرمپ پر لگائے گئے, جو ظاہر ہے پالیٹکس کا حصہ ہے. اس نیشنل کنونشن میں جو بائیڈن نے آفیشیلی ایکسیپٹ کی اپنی نامینیشن, اور یوں وہ ڈیموکریٹس کے آفیشیل ٹکٹ ہولڈر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن گئے. ہم نے ایک مختصر سی ویڈیو رپورٹ تیار کی ہے کہ ڈیموکریٹس کے نیشنل کنونشن میں جو ہائی لائٹس تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. It's my honor to represent Milwaukee in Congress and to kick off the 2020 Democratic Convention. A virus attacks when the body is weak and when it cannot defend itself. Over these past few years, America's body politic has been weakened. Hello, America. I'm Governor Gretchen Whitmer, or as Donald Trump calls me, that woman from Michigan. Democracy is a team sport. Several months ago, but our movement continues and is getting stronger every day. As George Floyd, Breonna Taylor, and a never-ending list of innocent people of color continue to be murdered, stating the simple fact that a Black life matters is still met with derision from the nation's highest office. How do you make a broken family whole? The same way you make a nation whole. Joe Biden is a man of proven courage.
He will restore our moral compass by confronting our challenges. Donald Trump inherited a growing economy and a more peaceful world. And like everything else he inherited, he bankrupted it. You want a president who defines the job as spending hours a day watching TV and zapping people on social media. He's your man. 170,000 Americans have died from COVID, and Donald Trump says it is what it is. I hereby second the nomination of Senator Bernard Sanders of Vermont for President of the United States of America. I take powerful people up on my elevator all the time. When they get off, they go to their important meetings. Me, I just head back to the lobby. Accept your nomination for Vice President of the United States of America. This administration has shown it will tear our democracy down if that's what it takes for them to win. So we have to get busy building it up by pouring all our efforts into these 76 days and by voting like never before. This can't be another woulda, coulda, shoulda election. Donald Trump's ignorance and incompetence have always been a danger to our country. COVID-19 was Trump's biggest test. He failed miserably. I've seen firsthand Donald Trump's disrespect for facts, for working families, and for women in particular. Disrespect written into his policies toward our health and our rights, not just his conduct. Donald Trump is destroying our country and everything we care about. We need leaders who will solve problems like climate change and COVID, not deny them. The question for us is simple. Are we ready? I believe we are. We must be. You know, all elections are important. We know in our bones this one is more consequential. It's with great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America. अमेरिका की सियासत में राइट और लेफ्ट की डिबेट बहुत ज़ोर पकड़ती चली जा रही है। अगरचे अमेरिका की सियासत में ये डिबेट और ये कशमकश और ये टसल एक लंबे अरसे से चली आ रही है, दहाइयों से चली आ रही है, मगर अब चूँकि मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, कोई भी खबर, कोई भी तनाव की बात, कोई भी टसल, कोई भी पॉलिटिकल स्कैंडल मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया तक वायरल हो जाता है, शायद उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जिस तेज़ रफ्तारी के साथ पेंडेमिक पूरी दुनिया में वायरल होता है। अमेरिका की सियासत में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, राइट और लेफ़्ट की डिबेट बहुत ही नाजुक डिबेट है। इस डिबेट में बहुत ही डिविसिव पॉलिटिक्स खेली जाती है और पोलराइज्ड पोल्स बन जाते हैं अमेरिका में, बल्कि अब तो यूँ लगता है कि ये पोलराइज्ड पोल्स बने ही रहते हैं। ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि ये डिबेट सदर ट्रंप के ज़माने में अपनी इंतहाओं को छू रही है। सदर ट्रंप अगले इलेक्शन में री इलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, बहरहाल इसका दारोमदार रिपब्लिकन के इस नेशनल कन्वेंशन पर भी है जो शुरू हो चुका है, और अब तक की जो इसकी झलकियां हैं वो एक वीडियो रिपोर्ट की सूरत में आपके साथ शेयर करते हैं। You and your party have neglected us for far too long. I've realized it at the time, but Trump is the bodyguard of Western civilization. Good evening, America. We are Mark and Patty McCloskey. We're speaking to you tonight from St. Louis, Missouri, where just weeks ago you may have seen us defending our home as a mob of protesters descended on our neighborhood. In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country. This is personal for me. I am the proud daughter of Indian immigrants. They came to America and settled in a small southern town. My father wore a turban. My mother wore a sari. I was a brown girl in a black and white world. We faced discrimination and hardship, but my parents never gave in to grievance and hate. My mom built a successful business. My dad taught 30 years at a historically black college.
and the people of South Carolina chose me as their first minority and first female governor. America is the greatest country on earth, but my father's entire worldview revolves around the idea that we can always do even better. Imagine a world where the evils of communism and radical Islamic terrorism are not given a chance to spread, where heroes are celebrated and the good guys win. You can have it. I may be a Cuban-born, but I am 100% American. This is the greatest country in the world. The truth is, our nation's arc always bends back towards fairness. We are not fully where we want to be, but I thank God Almighty, we are not where we used to be. We are always striving to be better. We all know Donald Trump makes no secrets about how he feels about things, whether you like it or not. The president has held China accountable for covering up the China virus and allowing it to spread death and economic destruction in America and around the world. Presidential leadership came swiftly and effectively with an extraordinary rescue for health and safety to successfully fight the COVID virus. And the economy soared to new heights, heights never seen before. Wages went through the roof. Unemployment reached the historic lows, especially for Black Americans, Hispanic Americans, and women. As a recent graduate, I can relate to so many of you who might be looking for a job. My father built a thriving economy once, and believe me, he will do it again. अमेरिका एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का कंट्री है और इसके साथ साथ बहुत डिविसिव किस्म की पॉलिटिक्स भी वहाँ पर खेली जाती है और ख़ास तौर पर अब जो वहाँ पर राइट्स और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राइट्स और प्रोटेस्ट भी इनफैक्ट इलेक्शन 2020 के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका के हवाले से चाहे इंटरनली कुछ भी हो चाहे एक्सटर्नली इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की जहाँ कहीं पर भी एक तरह से इंटरफेरेंस या पार्टिसिपेशन वो भी इस इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। और राइट और लेफ़्ट के हवाले से अमेरिका में एक बहुत ही डेलिकेट मसला गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है। अब सदर ट्रंप की मौजूदगी में और उनके री इलेक्ट होने की सूरत में या उनके इवन हार जाने की सूरत में भी राइट और लेफ़्ट के हवाले से जो इर्रेशनैलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पर जो लेफ़्ट के हवाले से इर्रेशनैलिटी है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। वो जो खोखले नारे हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये खोखलापन सिर्फ इस इलेक्शन तक नहीं रहेगा बल्कि इस इलेक्शन के बाद भी इसका मुजाहरा होता रहेगा, क्योंकि अमेरिका में लेफ़्ट वाले इस वक्त सोशल मीडिया पर काबिज़ हैं और उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल है। सदर ट्रंप की अपनी मकबूलियत की वजह से अब तक उनके 85 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, जबकि ट्विटर पर उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना भी करना पड़ रहा है और ट्विटर के ख़िलाफ़ वो इक़दामात भी लेते रहते हैं। मगर इसके बावजूद उनके चाहने वाले या उनके फॉलोअर्स भी 85 मिलियन से ज़्यादा हैं। लेकिन ट्विटर हो या लेफ़्ट के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर जितना जितना लेफ़्ट का ज़ोर बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका के कंजर्वेटिव्स धड़ों में और अमेरिका के जो कंजर्वेटिव्स के चाहने वाले हैं उनमें ये एहसास बढ़ता चला जा रहा है कि अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेप्ट फॉक्स न्यूज़ और चंद एक और मीडिया आउटलेट्स वो सारे के सारे अमेरिकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। जबकि अमेरिका में अगर हम सूरत हाल को देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो सेंटर राइट और सेंटर लेफ़्ट के लोग हैं और कभी कभी वो एक ही सतह पे आते हैं, वो कंफ्यूज हैं कि वो कहाँ जाएं। इस सिलसिले में बिल मेहर की मिसाल मेरे सामने आती है कि वो एक तरफ तो लेफ़्ट को सपोर्ट करते हैं, सदर ट्रंप की मुखालफत करते हैं, मगर लेफ़्ट की जो एक्सट्रीम पॉलिटिक्स है और एक्सट्रीम जो पॉलिसीज़ हैं उनके भी साथ नहीं चलते। तो ये जो सेंटर राइट और सेंटर लेफ़्ट का तबका है
ये भी लॉस्ट है और पेंडुलम की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ डोलता है। सदर ट्रंप के हवाले से जो सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट के लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते थे, उनका ये कहना है कि सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स करते हैं, मगर चॉइस उनके पास भी कोई नहीं है क्योंकि सामने जो बाइडन है। जो बाइडन मेरी ज़ाती राय में शरीफ नफ्स इंसान है, मगर वो एक अमेरिका जैसी बड़ी रियासत की लीडरशिप के शायद अहल नहीं, इसलिए कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेट्समैनशिप चाहिए जो उनमें नज़र नहीं आती। बहरहाल देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में क्या नताइज आते हैं और अमेरिका की जो लेफ़्ट और राइट की सदा से चली आने वाली पॉलिटिक्स आगे क्या रुख अख्तियार करती है। और ख़ास तौर पर जब हम रीसेंट राइट्स और प्रोटेस्ट के हवाले से देखते हैं, अभी हाल ही में अमेरिका के एक शहर में फिर पुलिस के हाथों एक सियाह फाम शहरी का कत्ल हुआ, तो इस तरह के वाक़यात एक्सट्रीम लेफ़्ट को एक तरह से फ्यूल फराहम करते हैं कि वो अपनी लॉलेसनेस को इम्पोज करें, क्योंकि इस तरह के कत्ल जो अभी रिसेंट हुआ या इवन जॉर्ज फ्लॉयड का जो कत्ल हुआ था 25 मई को, वो किसी तौर पर भी रिपब्लिकन्स भी और राइट के लोग भी जस्टिफाई नहीं करते, मगर लेफ़्ट इस सूरत हाल को हाईजैक कर लेते हैं और फिर वो अपना नैरेटिव चलाते हैं और राइट की बात नहीं सुनते। बहरहाल राइट और लेफ़्ट अमेरिका में राइट और रॉन्ग की सूरत में आगे नज़र आएंगे, ये सूरत हाल इलेक्शन के बाद और वाज़ेह होगी। कनाडा के सियासी मंजरनामे में कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में एरन ओटूल का री-इलेक्ट होना क्या कनाडा के सियासी मंजरनामे को बदल देगा आने वाले दिनों महीनों में? क्योंकि कनाडा की ट्रूडो सरकार शदीद स्कैंडल्स का शिकार है और वैसे भी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। क्या कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर या नई लीडरशिप में इतनी सख्त है कि वो नए इलेक्शंस कॉल करके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को हरवा सकें? ये एक अहम सवाल है। इस सिलसिले में न्यू लीडर एरन ओटूल क्या कहते हैं अपनी विक्ट्री स्पीच में, सुनिए। Justin Trudeau and Jagmeet Singh claimed to stand up for working families, but they failed them time and time again. Canada needs serious leadership for these challenging times to keep Canadians safe and prepared for the future, to rebuild our country, to navigate our way out of record Liberal deficits before they put our social programs at risk, to ensure that we rebuild stronger and more self-reliant, more resilient, so that we are better prepared for future waves of COVID-19 and all threats, to restore Canada's place in a tough world, earning back the respect that Justin Trudeau has lost on the world stage. That is what Conservatives stand for. Doing what is right, even when it is not what is easy. My fellow Canadians, my name is Erin O'Toole. I believe in this country, and I'm running to serve you as Prime Minister. कंजर्वेटिव पार्टी की यूनिटी की बात एरन ओटूल भी बार बार कर रहे हैं। सवाल ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी को यूनिटी क्यों दरकार है? लीडरशिप रेस में जो 4 कैंडिडेट खड़े थे उनकी आपस में सख्त कैंपेन भी हुई, वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है, लेकिन आफ्टर ऑल इनको किस बात से खदशा है कि क्या पार्टी मज़ीद डिवाइड हो जाएगी? क्योंकि पार्टी एक बार पहले 2 साल कबल तकसीम हुई थी जब मैक्सिम बर्नियर ने पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा बनाई, और उनका ये क्लेम है कि पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा कनाडा की ट्रू कंजर्वेटिव पार्टी है। उनका ये भी कहना है कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा कंजर्वेटिव पार्टी नहीं रही। The vast majority of conservatives want Canada first policies. They want a foreign policy that restores Canada's national sovereignty. They want to stop sending our money to other countries
while millions of Canadians lost their jobs and suffer. They want to kick the United Nations out of Canada, along with its Paris Accord, its Global Compact on Migration, and its socialist sustainable development goals. Aaron O'Toole is a globalist. He wanted to restore ties with Saudi Arabia by focusing on improving commercial ties and by offering more aid, development, and refugee support in the Gulf region. That's the kind of foreign policy you expect from liberals. Aaron O'Toole won't touch the equalization formula. Aaron O'Toole won't use Article 9210 of the Constitution to ensure we build pipelines. Aaron O'Toole won't repeal Bill C-16 that imposes a radical trans agenda on Canadians. He won't do anything to restore and protect our freedom of speech. On every major issue, the Conservative Party under Aaron O'Toole will be just like the Liberals. On each of these issues, the People's Party is the only national party offering a clear, consistent, conservative vision. I know that real conservatives are disappointed today, especially those whose first choice was Derek Sloan or Leslyn Lewis. There is a place where you can fight openly for your values, where they won't be disparaged or shut down, but will be proudly championed. You have a home. It's the People's Party of Canada. इस सूरत हाल में मैक्सिम बर्नियर जो कहते हैं या एरन ओटूल के जो दावे हैं, लेकिन एक बात पॉलिटिकल पंडित्स को बहुत वाज़े तौर पर नज़र आती है कि नए लीडर एरन ओटूल पुराने लीडर एंड्रयू शेर की रवश पर ही चलेंगे, उसी तरह की पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एंड्रयू शेर के बाद नए लीडर के आने से पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, जब किसी किस्म की पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, बल्कि एंड्रयू शेर जिस तरह की पार्टी बना चुके थे, यानी पार्टी को, कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत ही ज़्यादा राइट सेंटर में ले जा चुके थे। इस सूरत हाल में एरन ओटूल भी इस लेगेसी को जो एंड्रयू शेर ने सेट की आगे ही लेकर जा रहे हैं, शायद उसको ज़्यादा ही राइट सेंटर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो कैसे वो अगले इंतखाबात जीत सकेंगे? एज ऑफ टुडे जो पोल्स तमाम मीडिया के बताते हैं, अगर इलेक्शन आज के दिन होते हैं तो ट्रूडो सरकार फिर एक बार अपने आप को शायद री इलेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। अब हमें अंदाज़ा नहीं कि आने वाले सालों में कंजर्वेटिव पार्टी में किस तरह की रेनोवेशन हो कि ये इस काबिल हो सकें कि ट्रूडो सरकार जो पिछली टर्म में भी और इस वक्त की टर्म में भी कई स्कैंडल से गुजर रही है, मगर उनको अपनी सरकार हाथ से जाते हुए कोई ख़तरा महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनके सामने मौजूद नहीं है। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिया में आपने जो हालात हाज़रा हैं साउथ एशिया के हवाले से, अमेरिका के हवाले से और हमारे प्यारे कनाडा के हवाले से मेरे से तजिया की सूरत में सुने। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.